the p block elements in the oxygen family. In the last topic we had discussed oxidation state and the reactivity toward the oxygen. Now in this topic we will discuss reactivity toward the reactivity toward the hydrogen. We had discussed in this topic we will discuss reactivity toward the oxygen and the reactivity toward the halogen. Two important topic of this lesson, okay, in the oxygen family. First is the reactivity toward the oxygen. So first important thing कि all these elements form which type of oxides? EO2 type of oxide and EO3 type of oxide. Why EO2 and EO3 type of oxide? Because oxidation state, the common oxidation state is +4 and +6. That's why they form. There are two types of oxide, EO2 and EO3. Okay, EO2 is called dioxide and EO3 is called trioxide. So first is the dioxide. If you see dioxide EO2, so we have a SO2, SeO2, TeO2 and POO2. Okay, so they are the dioxides. Firstly, their nature or physical state or existence. So if you see that sulfur dioxide is a gas at room temperature. Sulfur dioxide is a gas. Okay, it is a gas at room temperature. Selenium oxide, if you see the selenium oxide, is a white crystalline solid in the gases. ठीक है, white crystalline solid. अगर हम वो माने कि गैसियस स्टेट में माने तो मोनोमरिक मॉलिक्यूल में मिलता है, बट इन द सॉलिड स्टेट SiO2 ये हमको मिलता है लीनियर चेन में. किस फॉर्म में मिलता है? लीनियर चेन के फॉर्म में मिलता है. ठीक है, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड लीनियर चेन बनाने के कारण कैसा हो जाता है? क्रिस्टलाइन हो जाता है, नॉन प्लेनर पॉलीमरिक चेन. ओके, फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज TeO2 एंड POO2 इज अ नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड. विच टाइप सॉलिड? नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड. ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट दे फॉर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, कंटेनिंग TeO4 यूनिट. ओके, तो ये पूरा हमारे पास है कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं. और इनमें हमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि हमें स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों मिलता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड क्यों होते हैं? ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग. किसके कारण होता है? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है ना, और इफ दे आर एबल टू फॉर्म डी पाई बॉन्ड, तो उसके कारण भी हमारे पास यहाँ पे इस तरीके की बॉन्डिंग मिलती है. अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करें तो इफ सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है वो S डबल बॉन्ड O, हियर इज O एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. इन दिस वन here is a one p pi bond. Which type of bond? One is a p pi bond and another one is a p d pi bond. P d pi bond. So there are two types of bonds in a sulfur dioxide. One is the p pi multiple bond and second one is a d pi p pi multiple bond. ओके, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में वो हमको देखने को मिलता है किस तरीके का? पी पाई और उसके कारण ये बेंच शेप मिलता है हमको. कैसा मिलता है? यहाँ पे बेंच शेप मिलता है विद बॉन्ड एंगल. हम देखें तो 119.5 डिग्री है किसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड में, SiO2 में. और यही अगर हम SiO2 में जाएंगे तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है सल्फर डाइऑक्साइड का स्पेशली जो हमको पता होना चाहिए. और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं उनकी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग के कारण मिल रहा है. और अगर हम टेंडेंसी बनाए कि मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनेंगे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं. जनरलाइजेशन है, एज द साइज इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती है? घटती जाती है. इसीलिए वहाँ पे हमें चेन स्ट्रक्चर और लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और सॉलिड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है TO2 और PO2 में. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड. तो डाइऑक्साइड की जनरली हम दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. वन एसिड बेसिक कैरेक्टर एंड सेकेंड वन इज अ रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. तो एसिडिक प्रॉपर्टी की बातें करें तो अगर हम डिजोल्व करते हैं SiO2 को वाटर में, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी देखने के लिए हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं एंड दे फॉर्म द एसिड्स. ठीक है, तो अगर हम देखें सल्फर को डालेंगे तो वो बनाएगा H2O प्लस SO2 प्लस H2O. ये हमको यहाँ पे क्या देगा? H2SO3.
सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, क्या देगा हमको, सल्फ्यूरिक एसिड देगा। वो कहाँ मिलेगा हमको, ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा। ऐसे ही अगर हम वहाँ पे सेलेनियम लेंगे तो वो हमको क्या दे देगा, Ht H2SiO3 देगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको एसिड्स के फॉर्म में मिलता है। हाँ, अगर हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो अगर हम यहीं पे अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या है, SO2 है, क्या है, SO2 है, SiO2 है, दे आर प्योरली एसिड, ठीक है। दे आर कैसे है, दे आर एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट टू हमारे पास कौन से आते हैं, TiO2 और TiO2 आएगा, वो एम्फोटेरिक है। PO2 है, ऑल्सो एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो TO2 एंड PO2 इज एम्फोटेरिक एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, यानी SO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर उससे नीचे क्या हो जाएगा, SiO2, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑर्डर हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम अगर देखें रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करो तो अगर हम सल्फर को लेके चलो तो यहाँ पे SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 होती है। ये किस में बदल सकता है, SO3 में बदल सकता है, किस में बदल सकता है, +6 में बदल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, और हमने जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा तो हमने कहा कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज है ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्लियर। तो ये हमको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन इन ट्राईऑक्साइड्स। तो दे फॉर्म ट्राईऑक्साइड, ऑक्सीजन फॉर्म O3, सल्फर फॉर्म SO3 विच इज दे आर द गैस, ठीक है। अगर हम शेप की बात करें तो O3 के शेप को हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ओजोन के अंदर बेन शेप होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम देखते हैं तो इज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, सल्फर ये होता है SOO, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे तो 2 p पाई d पाई बॉन्ड है और 1 इज अ p पाई बॉन्ड है। दो यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड हमारे पास कैसा हो जाएगा, अगर ये अगर मान ले कि ये p पाई बॉन्ड है तो ये दिस वन विल बी p पाई d पाई बॉन्ड, और दिस वन इज ऑल्सो p पाई d पाई, ठीक है। तो ये p पाई d पाई बॉन्ड मिलते हैं हमको, और यहाँ पे एक p पाई बॉन्ड होता है। तो ये हमको सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें तो ये जितने भी है इनकी नेचर कैसे होगा, तो ऑल आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर। तो हमको ध्यान रखना है O3 and SO3 आर द गैस, O3 शेप बैंड शेप, SO3 ट्राइगोनल प्लेनर शेप, 2 d pi p pi 1 p pi p pi bond। TO3 is a solid network structure। कैसा स्ट्रक्चर है ये, सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्लियर। और उसके बाद अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो कैसे होते हैं, ऑल आर एसिडिक इन नेचर, हाँ सल्फर, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर्स, ठीक। SiO3 को देखेंगे तो टेट्रामरिक स्ट्रक्चर देता है हमको। कैसा स्ट्रक्चर देता है SiO3 हमको टेट्रामरिक स्ट्रक्चर देता है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को बनाए तो Fe होता है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा O, फिर यहाँ पे हो जाएगा Se, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, देन अगेन O, फिर यहाँ पे आपका Se, ठीक है। फिर इधर यहाँ डबल बॉन्ड O, हियर इज अ डबल बॉन्ड O, फिर अगेन यहाँ पे O, देन नीचे भी आपको क्या मिलेगा, Se, फिर O, Se, डबल बॉन्ड O। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SeO3, साइक्लिक टेट्रामरिक स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, तो ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हेलाइट्स। तो हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन, बहुत सारे हेलाइट बना रहा है, EX6 EX4 EX2। क्यों बना रहा है, अगर हम EX2 बना रहा है तो इन द EX2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, इन द EX4 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ +4, एंड इन द EX6 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ +6, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट EX2 +2, EX4 +4, ES6 इज अ +6,
प्लस 6, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोराइड टू क्लोराइड, क्लोराइड टू ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड टू आयनाइड। अब हम बात करें कि हैलाइड की स्टेबिलिटी क्यों घट रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेज इन दिस ऑर्डर। फ्लोरीन इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और आयोडाइड इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम स्टेबिलिटी माने हायर ऑक्साइड हायर हैलाइड्स को अगर हम देखें तो हायर हैलाइड जो हमको मिलेगा जनरली वो हमें सबसे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो फ्लोराइड्स मिलती है, SF6। क्या मिलता है हमको? SF6। क्लियर है? अब अगर हम देखें वहाँ पे तो अगर हम हेक्साफ्लोराइड्स की बात करें तो रियली जो हम कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? SF6 की आएगी। और हमें जो भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा क्या? SF6 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? SeF6 मिलेगा, और फिर उससे लेस स्टेबल हमको अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? TeF6। क्या मिलेगा? TeF6। तो ये हमारे पास ऑर्डर है कि SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, या हम कह सकते हैं इट इज़ ए केमिकली इनर्ट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ SF6 इज़ केमिकली इनर्ट, ठीक है। इसकी इनर्टनेस क्यों होती है? इसकी इनर्टनेस होती है किसके कारण? बिकॉज इज सराउंडेड बाय द 6 फ्लोरीन एटम एंड और वी कैन से दैट इट इज़ स्टेरिकली प्रोटेक्टेड। किस तरीके से प्रोटेक्शन है? स्टेरिकली प्रोटेक्टेड, यानी जो 6 फ्लोरीन है वो स्टेरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं और फर्दर हाइड्रोलाइसिस जो है वो सॉरी फर्दर जो रिएक्शन है उसको रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रिएजेंट है वो उस पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? घटेगा, और हाइड्रोलाइसिस या रिएक्शन जो होती है वो क्या होता है? ईजी हो जाता है। तो अगर हम साइज ऑफ द एटम की इंक्रीज की देखें तो हमारे पास क्या है? TeF6 इज लार्जेस्ट, TE इज द लार्जेस्ट इन साइज, S इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ TE इज लेस देन द सेलेनियम एंड द सल्फर। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे आसानी जो रिएक्शन होती है किसकी आसान है? TeF6 की है, बट SF6 की रिएक्शन उतनी आसान होती नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होना चाहिए? sp3d2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट हमने देखा ऑल द हेक्सा हैलाइड्स, हेक्सा फ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। ऑल हेक्सा फ्लोराइड आर गैसियस इन नेचर, दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विथ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d2, ओके। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। sulfur hexafluoride is exceptionally stable for steric region, तो दे आर द रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टेट्राफ्लोराइड। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज अ टेट्राफ्लोराइड। among tetrafluoride SF4 is gas, SeF4 is a liquid and TF4 is a solid, okay. This fluoride have configuration, hybridization is sp3d hybridization. Which type of hybridization? sp3d hybridization, and shape is a trigonal bipyramidal, okay। तो SF4 शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट अगर हम SF4 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसे है, एक F इधर मिलेगा, एक F यहाँ मिलेगा, एक F यहाँ मिलता है, एक हमको F नीचे मिलता है, और एक यहाँ पे जो मिलता है वो क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स SF4 में जो शेप मिलता है हमको, कौन सा शेप मिलता है? सीसॉ शेप मिलता है। कैसे शेप मिलता है उसमें? SF4 में हमको सीसॉ, ठीक है। तो SF4 में हमारे पास जो शेप है वो सीसॉ ज्योमेट्री मिलती है हमको SF4 के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा हमारे पास जो हैलाइड्स है, ऑल एलिमेंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलाइड में ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म डाई क्लोराइड एंड डाई ब्रोमाइड्स। क्या बना रही है हमारे पास? डाई क्लोराइड बना रहे, और दूसरा क्या बना रहे? डाई ब्रोमाइड्स बना रहे, ठीक है। डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। अब डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे हमारे पास क्या मिलती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिलती है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिल रही है? sp3, ठीक है। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, सिंपल सी चीज़। और अगर हम मोनोकुल हैलाइड की बात करें तो मोनोहैलाइड में अगर हम चलते हैं स्ट्रक्चर, अगर हम मोनोहैलाइड को देखें तो द वेल नोन मोनोहैलाइड्स आर डायमरिक इन नेचर, H2F2, H2Cl2, H2Br2, Fe2Cl2, Ac2Br2, they are the monomeric dihalides, and dimeric halide undergo disproportionation reaction,
डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों होगा? तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो हमको टेट्रा हैलाइड्स में भी मिल सकता है, और क्योंकि जो SF4 है कैन कन्वर्ट इनटू SF6 एंड SF2, ठीक है। तो वहाँ पे हम मान सकते हैं कि हाँ वहाँ पे हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डायमरिक है वो अपने क्या कर सकते हैं, टेट्रामरिक फॉर्म में या उसमें जा सकते हैं, किसमें, हेक्सा फॉर्म में जा सकते हैं, और या फिर वो अपना रिड्यूस करके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमको मिल सकती है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हमने लिखा 2Ac2Cl2, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, AcCl4, क्या बना लेगा, AcCl4 प्लस बनाएगा 3Ac। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। तो जब +1 से +4 हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और जब +1 से 0 हो गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, इसीलिए हम कहते हैं कि हेलोजन में रिएक्शन ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, जब हम टेट्रा हैलाइड्स पढ़ते तो ध्यान रखना, टेट्रा हैलाइड में हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, लोन पेयर है। जब हमने इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया तो ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कैन बिहेव एज अ लुईस बेस के जैसे बिहेव कर सकता है, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्योंकि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, इसलिए लुईस एसिड के जैसे बिहेव कर सकता है, क्योंकि SF4 कैन कन्वर्ट इनटू SF6। तो ये लुईस बेस और लुईस एसिड दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। दूसरी बात, जब हमने SF6 पढ़ा तो हमने कहा कि SF6 कैसा होता है, स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है, टूवर्ड द हाइड्रोलाइसिस उतनी आसानी से होता नहीं उसके अंदर। तो SM6 हम कहते हैं कि डजन गो अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस बिकॉज 6 फ्लोरीन एटम प्रोटेक्ट द सल्फर ड्यू टू स्टेरिक रीजन। बट अगर हम SF4 में देखो तो वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकता है, और वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये दिस इज द रिएक्टिविटी टूवर्ड द, किसकी और रिएक्टिविटी है, टूवर्ड द halogen, reactivity toward the halogen and reactivity toward the oxygen.